Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Walaikum salam, sir. अच्छा जनाब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड। तो आज मैं इस पे कुछ डिस्कशन करूँगा। उससे पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ये एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अगर हम चीज़ों को उसमें लेके जाएं कि इसको स्टार्ट से अगर हम देखें तो देखिए ये चैप्टर 1 था। दैट दैट चैप्टर is prerequisite, and the second chapter is equations and inequalities. Yeah, we have finished. You have already finished the equations and inequalities. The third chapter was function, and then linear functions. Fifth, chapter 5 polynomial and rational functions, and today we are going to start uh, the exponential and logarithmic functions. ये चैप्टर 6 की कंप्लीशन के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर 6 वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। और इस ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हवाले से कुछ स्टडी करेंगे। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को स्टडी करेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ हम ये बता सकते हैं कि आज हमारा समझ लें कि फर्स्ट सेक्शन का लास्ट चैप्टर है जो आज हमें फिनिश करना है इंशाल्लाह। आज से मुराद आज और कल या जब भी पॉसिबल होता है हम इसको फिनिश करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन से। ये बंद कर दो यार, इससे आवाज बहुत आती है। हाँ नहीं नहीं, ये सही है। ओके क्लास, ये लेक्चर आप लोगों के सामने आ गया होगा। चैप्टर नंबर 6 है
लेक्चर नंबर भी 6 है। Chapter name is exponential and logarithmic functions. Exponential and logarithmic functions. And first we will discuss about the exponential function. ये हम लोगों ने स्टार्ट तो नहीं किया था ना इससे पहले? फर्स्ट टाइम आज स्टार्ट कर रहे हैं। सर स्टार्ट कर लिया था लास्ट क्लास में। तो वही मैं कह रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा कि हमने शायद लास्ट, ये शायद हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। एनीवेज, आगे चलते हैं, देखते हैं इसको कि क्या है ये। सर आई थिंक सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ था सर पिछले दफा। हाँ, इंट्रोडक्शन हुआ था। मैंने आपसे ये बताया था कि इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड with a population of about 1.25 billion people in 2013। ये 2000, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, और क्या पूछ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये कहा था कि y इज इक्वल टू a टू द पावर y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a b टू द पावर x इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये बात हमने डिस्कस की थी। अच्छा, बल्कि हाँ, मुझे याद आ गया। बस एक हल्का सा रिव्यू करते हुए चलते हैं आगे। मैंने ये बताया था कि देखिए, अगर कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, तो जब हम उसको प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, और इसकी जनरल इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या एम एक्स प्लस बी। ये m स्लोप या ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। और ये y इंटरसेप्ट होगा, जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ये b से रिप्रेजेंट होगा। अच्छा, अब इसका मामला ये होता है कि ये लीनियरली इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आज डॉलर की कॉस्ट 100 है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर डॉलर की कॉस्ट 120 रुपीज होगी। लेट सपोज 100 है, 120 है, 140 है, एंड समथिंग। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं, सॉरी, दिस 2 3, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो एक ग्राफ इस तरह का आएगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन का। ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। लीनियरली, मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूँ, जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, दैट इज लीनियरली इंक्रीजिंग। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि एक गाड़ी है, फॉर एग्जांपल, और आपने परचेज की है वो 50,000 की, लेट सपोज। तो नेक्स्ट ईयर वो 40,000 की होगी, फिर 30,000 की, फिर 20,000, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम कहेंगे ये लीनियरली डेप्रिसिएशन हो रही है इसके अंदर। लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये बताती है कि कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो लीनियरली इंक्रीज नहीं कर रही, बल्कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। जैसे अभी पैंडेमिक, ये कोविड-19 का केस हुआ था, तो आप उसके जितने ग्राफ देखेंगे वर्ल्डोमीटर पे जाके, तो वो कंटिन्यूसली इस तरह से इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं दिखा रहे लीनियरली, बल्कि वो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिखा रहे हैं इस तरह से, ठीक है।
तो ये जो ग्रो होता है इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रो कहते हैं। और अगर फर्ज करें इस तरह से हो रहा है तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, जैसे डिक्लाइनिंग ट्रेंड जिसे आप कहते हैं, लेकिन ये एक्सपोनेंशियली है। ग्रोथ के लिए या डिके के लिए हम एक्सपोनेंशियल का टर्म यूज करते हैं। एक्सपोनेंशियल होगा यानी नहीं, स्ट्रेट लाइन तो फिर लीनियर है ना, वो तो बात ही खत्म होगी। तो यहाँ ये कहते हैं यानी ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन 10,000 पेशेंट, दूसरे दिन 20,000 पेशेंट, तीसरे दिन 30,000 पेशेंट, इस तरह नहीं होगा। ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, ठीक है। और समटाइम एक्सपोनेंशियली ग्रो करना बहुत इस तरह, जैसे अभी ये पैंडेमिक कोविड के अंदर हमने देखा, ये एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन है इसके लिहाज से, ग्रोइंग के लिहाज से। इसी तरह से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है या एक्सपोनेंशियल डिके, वो नेगेटिव आई मीन डिक्रीजिंग ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये कहता है कि आइडेंटिफाई करें कि ये फंक्शन क्या एक्सपोनेंशियल है। ऑफ कोर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ए बी पावर एक्स। a b power x is an exponential function, ये जो है where a is any non-zero number, b is a positive real number not equal to 1, 1 के इक्वल नहीं होगा वरना एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। यानी अगर फर्स्ट करें मैं कहता हूँ y is equal to a into 1 की पावर x that is also equal to 1, तो ये रह जाएगा y is equal to a। y equals to a का मतलब तो जाहिर है एक लाइन है जो कि पैरेलल टू द y एक्सिस, तो पैरेलल टू द x एक्सिस है इस तरह की स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन वी डोंट वांट टू गेट द स्ट्रेट लाइन, we are going to discuss the exponential function। तो b कभी 1 से 1 नहीं हो सकता, वो तो लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। अगर लेस देन फंक्शन 1 है तो ग्रो कर रहा है फंक्शन एट अ रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज, अपने साइज के अकॉर्डिंग वो ग्रो कर रहा है एक्सपोनेंशियली। और इफ b इज लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, द फंक्शन डिकेज। डिके का मतलब कमी आ रही है उसके अंदर एट अ प्रोपोर्शनल, एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज। बात समझिएगा, ये बता रहा हूँ। कराची की आबादी इनिशियली 1947 में, लेट सपोज 1947 में कराची की आबादी सपोज कीजिए 5 लाख थी। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ना शुरू हुई, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगा, जब ए बी पावर एक्स होगा और ये बी ग्रेटर देन 1 होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये केस होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, ठीक है। और अगर फर्ज करें एक सब्सटेंस यहाँ रखा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से स्पॉन्टेनियसली रेज को इमिट आउट करता है, ठीक है। तो ये वक्त के साथ साथ कम होना शुरू होता है, इसका मास कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब जब ये डिके हो रहा है तो ये भी एक्सपोनेंशियल डिके होगा, मगर ये जब होगा जब b ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो अब इसकी सूरत में हम ये कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल डिके का केस है और फंक्शन डिके होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये चीज तो देख ली थी, ए इज द इनिशियल और स्टार्टिंग वैल्यू। ए इनिशियल और स्टार्टिंग वैल्यू, जैसे अभी मैंने कहा ना कराची की पॉपुलेशन 1947 में लेट सपोज 5 लाख थी, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और बी ग्रोथ फैक्टर होगा, ये मल्टीप्लायर पर यूनिट एक्स होगा। आगे चलते हैं। इवैल्यूएटिंग अ रियल वर्ल्ड एक्सपोनेंशियल मॉडल। एक एक्सपोनेंशियल मॉडल लेते हैं, इफ आई रिमेम्बर के ये चीज भी शायद मैंने करवा दी थी। At the beginning of this section, we learned that the population of India was about this. ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ये नहीं किया था मेरा ख्याल में।
द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, देखिए एक तो सिंपल इंटरेस्ट है PRT बाय 100 और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट P प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय n नंबर ऑफ जो भी वैल्यूज होंगी, और एन का मतलब वो जो हमने कहा है कि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स इन 1 ईयर, क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, ठीक है। तो A is the account value, T measured in years, P is the starting amount आप कह सकते हैं of the account, it is also known as the principal amount, और फिर rate of annual interest या percentage rate expressed as a decimal, and N is the number of compounding periods in 1 year. तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। एक्सपोनेंशियल है, एन टी है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल टर्म है वो एन टी एक्सपोनेंट फॉर्म में, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब अगर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हम बात करते हैं तो इसमें ये टर्म अगर अगर आप देखें, इफ वी इन्वेस्ट $3,000 in an investment account paying 3% इंटरेस्ट, तो आगे आहिस्ता आहिस्ता चीजें देखना शुरू करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसका मतलब है 4 टाइम इन अ ईयर जो है वो इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर। हाउ मच विल द अकाउंट बी वर्थ इन 10 ईयर्स। अब देखिए आपके पास सारी चीजें तो आ गई है, टाइम भी आ गया, ठीक है। तो अब वो कहता है कि P इज इक्वल टू, सॉरी, A ऑफ T इज इक्वल टू P टाइम्स ऑफ 1 प्लस R अपॉन N टाइम्स ऑफ NT। तो अब आपने एक एक करके वैल्यूज रखना शुरू की, तो प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 3001 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.033% है ना यहाँ पर इन्होंने जो बताया। तो क्वार्टरली के लिए तो 4 ही से, क्वार्टरली का क्या मतलब, एन अभी बताया था पीछे के, एन जो है वो नंबर ऑफ कंपाउंडेड कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू इन क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या है, 4 दफा, क्वार्टरली अगर हो रहा है तो 4 दफा इंटरेस्ट कैल वो होगा ना अप्लाई। तो 1 प्लस 0.03 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिवाइडेड बाय 4 का मतलब क्वार्टरली जो वैल्यू दी हुई है, एन टाइम्स 4, और टाइम कितना है T, 10 साल तक हर क्वार्टर में इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है। तो बात समझ रहे हैं? हर साल में, भाई साल में बिलाल क्या मसला है, ये एक ईयर है, 1 2 3 4, 4 क्वार्टर्स के अंदर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी। तो वो तो मालूम है कि 3% है, और जो इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पर जब आपने अप्लाई किया, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन से 4.0445 पॉइंट समथिंग राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 10 साल में जो अकाउंट है वो 3000 से इंक्रीज करता हुआ 4045.05 पे चला जाएगा। इसका डिफरेंस ले लोगे तो पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट वैल्यू कितनी तुम्हें मिल चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेट किया यूजिंग द कंप्यूटिंग इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पे मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, इसका आंसर जरा वेरीफाई करें क्या होना चाहिए। इसका आंसर जरा वेरीफाई करें कैलकुलेशन के बाद। सर से 5000 से सबट्रैक्ट क्यों किया है? दोबारा बोलिएगा, क्या कहा आपने? इसको 5000 से सबट्रैक्ट क्यों किया है? सब्ट्रैक्ट ऊपर वाले क्वेश्चन को, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस एग्जांपल नंबर 8? यस सर।
एग्जाम्पल नंबर 8 में माइनस कहाँ किया हमने? 5000 में से माइनस किया है साइड पे। बेटा प्रिंसिपल अमाउंट 3000 है, माइनस तो कहीं भी नहीं किया हमने। ये तो मैं बता रहा था कि अगर हम 4045 में से माइनस करें प्रिंसिपल अमाउंट को तो हमें पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट वैल्यू कितनी ऑब्टेन हुई। ओह ओके, थैंक यू। अब आप अटेम्प्ट करें एग्जाम्पल नंबर 9, राइट आंसर वेरीफाई करें। तुम क्या कह रहे हो, मैंने क्या करा है? हो गया बेटा? सर 1380 आंसर आ रहा है। आंसर वेरीफाई करते हैं। 13801 आ रहा होगा। हाँ जी सर 801। एक्चुअली नियरेस्ट डॉलर लिखा था, मैंने नियरेस्ट 100 कर दिया, सॉरी। ठीक। ओके क्लास, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि सारे लोगों ने कर लिया होगा। Yes, sir. मरियम नदीम, आपने अटेम्प्ट कर लिया ना इस क्वेश्चन को? Yes, yes, sir. अब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड हम आगे बढ़ा रहे हैं बात। हमने कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर काम किया। बहुत से रियल वर्ल्ड फिनोमेनाज हैं जो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन से एक्सप्लेन होते हैं। हाउएवर e इज यूज्ड एज द बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e बेसिकली एक बेस वैल्यू है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, एंड यू कैन फाइंड ऑन योर कैलकुलेटर कि कैलकुलेटर में नेचुरल लॉग और e एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, एक दूसरे के। हाँ, ln natural logarithms and e is the exponential function which is a base value, ठीक है? Base value of base term of an exponential function। एक्सपोनेंशियल मॉडल जो कि e को यूज करते हैं, कॉल्ड कंटिन्यूस ग्रोथ। ये कंटिन्यूस ग्रोथ होती है। इस वक्त जो हमारे कोविड-19 के ग्राफ बन रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के, तो ये कंटिन्यूस ग्रोथ है। अगर हम देखें तो वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली ग्रो भी एक्सपोनेंशियल ई के अकॉर्डिंग। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कंटिन्यूस होती है, लेकिन इसमें इस वक्त जो ग्राफ है हमारे सामने
वो ये बता रहा है कि रैपिड इंक्रीज किस तरह से आ रहा है, रैपिड ग्रो किस तरह से हो रहा है, ठीक है। और समटाइम ये डिके मॉडल भी होगा, यानी अगर कोई चीज बहुत तेजी से, मिसाल के तौर पे एक तरफ कंटिन्यूस नंबर ऑफ डेथ्स का ग्राफ बढ़ रहा है, पॉपुलेशन का ग्राफ कम हो रहा है, लेट्स सपोज, तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा, खुदा ना करे कि ऐसा हो, यानी अगर ऐसा सिचुएशन कभी पहले रही है, 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था उस वक्त 1/3 पॉपुलेशन मुतासर हुई थी और तकरीबन अराउंड 5 करोड़ के करीब लोगों की जो डेथ हुई थी तो उसमें साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस हो रहे थे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का भी और एक्सपोनेंशियल डिके का भी, ठीक है। तो इस वक्त भी अगर आप वर्ल्ड ओमीटर की वेबसाइट देखें जो कि इंटरनेशनल वेबसाइट है, तो आपके सामने आएगा कि नंबर ऑफ पेशेंट्स किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट की रिकवरीज किस तरह हो रही है, तो वो सारा टर्म जो बनेगी वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि ए ई पावर आर टी, ठीक है। ए इज द इनिशियल वैल्यू, ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं। आर इज द कंटिन्यूस ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम और टी इज द इलेप्स टाइम, ठीक है। सिमिलरली एक एग्जांपल से उन्होंने बताया कि फॉर बिजनेस, ये तो फिर आएगा ना कि एक्सपोनेंशियली कितना ग्रो किया है, एक्सपोनेंशियली कितना डिके हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं, ये वैल्यू होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इज कॉल्ड द अब ये कहते हैं बिजनेस, सर बेटा। तो ग्रोथ और डिके तो हम उस फॉर्मूला से भी निकाल रहे थे जो हमने पहले किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। डिफरेंट नहीं है दोनों के अंदर, y इज इक्वल टू ए बी पावर x, मैंने कहा था ना b इज द कांस्टेंट जी नंबर, b इज द कांस्टेंट नंबर। लेकिन अब अगर हम ये कहते हैं कि a e पावर x, तो दोनों में फर्क तो कुछ भी नहीं है, a b e से रिप्लेस हो गया, e बेस फंक्शन एज अ बेस टर्म यूज होती है किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, ठीक है। हाँ, ओके एक स्पेसिफिक, अगर आप ई पावर 1 कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, तो 2.71 समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है, तो आप ये समझ लें कि ए ई पावर यानी कि 2.71 की पावर समथिंग जो भी वैल्यू होगी, अगर 2 का स्क्वायर हम कैलकुलेट करें या 3 कैलकुलेट करें, तो ये कोई सर्टेन वैल्यू आएगी आपके पास। इस तरह के ग्रो को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का केस कहते हैं, ठीक है जनाब। सही है। अच्छा जनाब, कैलकुलेटिंग, यार मैं एक बात ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर नॉट कंसीडरिंग आवर लेक्चर सीरियसली। 93 की स्ट्रेंथ में टोटल 42 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, और ये कुछ बच्चे यहाँ फिजिकली बैठेंगे, यानी आप ये समझ लें कि मेजॉरिटी आधी से ज़्यादा क्लास जो है वो इस वक्त एबसेंट है। तो आई थिंक दिस इज नॉट एन, यानी ये कोई, मैं समझ सकता हूँ कि ये कोई सीरियस एटीट्यूड नहीं है। और सीरियस एटीट्यूड ये है कि या तो फिजिकली आप क्लास में प्रेजेंट हो अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, या फिर आप कम से कम ऑनलाइन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, ना कि फिर इस तरह से, बिकॉज हम कोई अंडरडॉग पेपर नहीं करने जा रहे हैं। फाइनल असेसमेंट जो आपकी होगी वो फिजिकली होगी इंशाल्लाह, और 50% वेटेज है उसका, और प्लस जो है 50% जो असाइनमेंट्स है, मैं तो इतना कॉपरेट करके आपके साथ चल रहा हूँ, इतना लीनियंटली। 2 क्विज कंडक्ट किए, 2 असाइनमेंट्स लिए आपके, और उसके बाद आपकी विश के ऊपर असाइनमेंट्स में तब्दील कर दिया कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ या रिमेनिंग मार्क्स ऑफ क्लास पार्टिसिपेशन वी विल असेस बाय असाइनमेंट्स रादर देन द क्विज। तो इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें, कम से कम ऑनलाइन रहे, रेगुलर रहें, और अगर हो सके जेएस ऑडिटोरियम में वी आर कंडक्टिंग आवर क्लासेस, रेगुलर क्लासेस इन जेएस ऑडिटोरियम। बड़ा ऑडिटोरियम है, यहाँ बहुत आराम से सोशल डिस्टेंसिंग भी हो सकती है। तो काइंडली, ये टाइम ऐसा है 8:30 बजे हम आ नहीं सकते, नींद का टाइम है ये वो। आई थिंक दिस इज नॉट अ सीरियस एटीट्यूड। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आप इसको ज़रा सीरियसली कंसीडर करें, इसलिए कि हमारे पास वाकई कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस स्टूडेंट को कैसे असेस करें, ठीक है ही नहीं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, अगर मैं इस पर चेक एंड बैलेंस लगाना शुरू करूँ
तो अव्वल तो ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर लगाना शुरू करूँ तो पूरी क्लास में ये ड्रामा चलता रहेगा कि मैं मुख्तलिफ लोगों के नाम लेके उनको कॉल आउट करता रहूँगा। अगर वो एब्सेंट या रिप्लाई नहीं कर रहे तो उसको एब्सेंट मार्क करूँगा, और फिर वो मुझे कहेगा कि सर मेरा नेट स्लो हो गया था, मेरा ये मसला हो गया था। तो ये काम हम करते रहेंगे तो इससे बहुत बेहतर है कि एकेडमिक ऑनेस्टी के तहत, यानी एकेडमिक ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए, और बस उसके तहत आप सीरियसली पार्टिसिपेट करें। दिस इज माय रिक्वेस्ट और दिस इज माय एडवाइस। ये कोई वार्निंग नहीं है, ना इसमें कोई थ्रेटनिंग बात है। असल बात तो ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपको एडवाइस कर सकता हूँ। ओके जनाब, आगे चलते हैं। कैलकुलेटिंग कंटिन्यूस डिके, रेडॉन 222 decay at a continuous rate of 17.3% per day। ठीक है, ये डिके हो रहा है, कितने परसेंट डिके हो रहा है ये भी बता दी। हाउ मच विल 100 मिलीग्राम ऑफ रेडॉन 222 डिके इनटू 3 days? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। फर्क सिर्फ इतना होगा कि व्हेन वी यूज द डिके टर्म, आपने उसको एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस में लेना है, बस इतना याद रखिए। y इज इक्वल टू, यू विल कंसीडर y इज इक्वल, क्या मुसीबत, you will consider you will consider y is equal to a e power minus x, बस इतना करना है। ठीक है, तो यहाँ माइनस एक्स का मतलब इस वक्त माइनस आर टी है, और आर इज द रेट ऑफ परसेंटेज, रेट ऑफ डिके, दैट इज 17.3%, का मतलब 0.173 होगा यकीनन। और ए आपके पास जो है वो 100 गिवन है। ठीक है, 100 इंटू एक्सपोनेंट की पावर माइनस समथिंग, और टाइम जो है वो 3 डेज है। ठीक है, तो 100 ग्राम इसकी इनिशियल वैल्यू थी, 3 डेज में वो डिके हो रहा है, दैट इज टी। ये आपके पास ए हो गया, और एक्सपोनेंट की पावर 0.17 आर टी, दिस इज द रेट ऑफ डीके। और इससे आपने कैलकुलेट कर लिया, तो 59.515 मिलीग्राम ऑफ रेडॉन 222 विल रिमेन, रह जाएगा। ठीक है जी, माइनस है ना, माइनस नहीं होगा तो डीके, तो डीके हो रहा है ना। डीके के लिए व्हेन वी यूज द टर्म डीके, यू विल कंसीडर ए ई पावर माइनस एक्स। कंटिन्यू लॉग फंक्शन हो ही नहीं सकता, डीके तो हो ही नहीं सकता। नेगेटिव डीके तो, नेगेटिव लॉग फंक्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ओके क्लास। आइए जनाब, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्राफ ऑफ द पेरेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी टू द पावर एक्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी पावर एक्स has these characteristic। अगर कोई फंक्शन b पावर x एक्सपोनेंशियल है, ये तो हमें मालूम है, इधर b पावर x has these characteristics। पहली बात तो ये कि फंक्शन क्या होगा, 1 to 1। 1 to 1 क्या चीज है, याद है ना, बताया था कि अगर हर एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर मैप हो रहा, तो इस तरह के फंक्शन को कंटिन्यूस। अब देखो ये है, लेट सपोज, तो अगर मैं इसकी बात इस तरह से करूं, तो ये जो अपनी डोमेन में जितने भी पॉइंट हैं वो सब के सब अलग वैल्यूज के ऊपर मैप हो रहे हैं ना, देख रहे हो अगर तुम, ऐसा ही है ना। तो हम ये कहते हैं कि यार ये जो 1 to 1 हो, पहली बार हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का मतलब ये है, ये रहा, ये एक्स एक्सिस की लाइन
हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ठीक है। हाँ मतलब एसिम्पटोट तो मालूम है ना, अगर वर्टिकल है तो इस तरह से होगा, लेट सपोज ये जो टेंजेंट का ग्राफ होता है इस तरह से, तो दिस इज द वर्टिकल एसिम्पटोट, जो ग्राफ के पैरेलल जा रहा हूँ ना, ये अलग है ना, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ये वर्टिकल एसिम्पटोट है, उसमें ग्राफ इस तरह से जा रहे हैं ना, ठीक है। तुम पैरेलल लाइन वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट से देखोगे, पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से देखोगे, ठीक है। डोमेन इसकी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। इसी तरह से रेंज दी हुई है 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि y तो नेगेटिव होगा नहीं, यानी ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा होगा, या ग्राफ इस तरह से अभी डिके के अंदर हम देखेंगे x इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं होगा, y इंटरसेप्ट 0,1 होगा, इंक्रीजिंग होगा जब b ग्रेटर देन 1 होगा, डिक्रीजिंग होगा जब b लेस देन 1 होगा। डिके डिके में आ जाएगा ना, डिके में आएगा तो रेंज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। Sketching the graph of an exponential function form y f of x is equal to b power x, यहाँ हमने ये बोल एक्सक्यूज मी सर, कैलकुलेटर में कोई भी टर्म लो। सर ये ग्राफ नीचे की साइड पे क्यों नहीं जा रहा? कौन सा ग्राफ? ऊपर सर वाला? ये जो ऊपर कैरेक्टर जी सर, फिगर 3 में जो ग्राफ है ये नीचे वाले एक्सिस पे क्यों नहीं जा रहा? इसलिए नहीं जा रहा कि मिसाल के तौर पर अगर पॉपुलेशन है और वो इंक्रीज कर रही है, तो एक आदमी तो होगा ना जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, नेगेटिव तो नहीं होगा ना, नेगेटिव पॉपुलेशन तो नहीं हो सकती। सर हमेशा पॉपुलेशन के लिए यूज कर दें क्या ये? जी हम मेरा हमेशा पॉपुलेशन के लिए यूज करेंगे, यूज थोड़ी करेंगे ये ग्राफ को। ना, कोई चीज ग्रो कर रही है तो वो नेगेटिव से तो ग्रो नहीं करेगी, वो जीरो से ग्रो करेगी या पॉजिटिव से ग्रो करेगी, वो या ओके तो सर। जीरो से ग्रो करेगी। कोई चीज मिसाल के तौर पे आपने एक बीज लगाया है, उससे एक दरख्त बनता है, तो बीज सीड जो आप बात कर रहे हैं वो तो है ना, वो तो नेगेटिव में नहीं होगा ना, जीरो से होगा या जी सर जी। ग्रो करेगा। अच्छा, एक चीज खत्म होना शुरू हो रही है, डिके होना शुरू हो रही है, तो वो अगर 10,000 थी तो 5,000, 6,000, 4,000, 3,000, 2,000, और फिर एक वक्त पे आगे जीरो हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव में तो नहीं जाएगी ना। अभी आपने जो सवाल किया था समझ में आ गया ये? जी सर समझ आ गया। ठीक। अब ये देख सकते हैं आप, ये वैल्यू इन्होंने रखी है x की, और ये फंक्शन था, ये दिस इज द फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन था। बिलाल मजे की बात बताऊं, कैलकुलेटर में मैं भी भूल गया, क्योंकि मैंने भी बहुत अरसे से याद नहीं किया। तो ये टेबल बना हुआ है ना, हमने बना तो लिया यहाँ ये टेबल, ठीक है। इसका ग्राफ आप जब प्लॉट करेंगे, ये सिंपल यानी एक्स और वाई को आप ले लेंगे और इसका ग्राफ स्केच करेंगे, तो स्केच करने के बाद इस तरह से सिचुएशन आएगी आपके सामने। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास यू विल गेट द स्केच ऑफ द फंक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। Summarizing the translation of an exponential function, हम चैट में क्या चीज है यार ये? ये कुछ चैट पे क्वेश्चंस आए हैं कि सर से पूछो कितने नंबर हैं, जीपीए कैसे कैलकुलेट होगी, क्या होगी। आपकी क्वेरीज का आंसर ये है कि द फर्स्ट थिंग इज दैट मुझे भी इतना मालूम नहीं है, ये तो प्रोग्राम ऑफिस सही से बता सकते हैं।
मुझे जो बात मालूम है वो ये है कि दिस इज द नॉन क्रेडिट आवर्स कोर्स, और नॉन क्रेडिट आवर कोर्स के बावजूद आपको यू हैव टू पास, ये कोर्स पास करना लाजमी है। कोर्स पास करने के लिए 60% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, और 60% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, और ये आपकी जीपीए पे आई थिंक इम्पैक्ट नहीं डालता है, लेकिन ये मेरा अपना परसेप्शन है, गलत भी हो सकता है, प्रोग्राम ऑफिस इसको वेरीफाई करेगा। लेकिन मैं आपको एक प्रिंसिपल बात बता दूं कि ये सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा सिर्फ इसलिए रहे हैं कि आप कैलकुलस और फिर एडवांस कोर्सेज के अंदर जो मैथमेटिक्स की डेफिशिएंसी है उसको कवर अप कर सके। आई नो कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे बैठे होंगे यहाँ पर कि जो ऑलरेडी अवेयर होंगे अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन, लेकिन उस दौरान लेक्चर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा कि आप उसको नए एस्पेक्ट से, नए एंगल से उसको देखेंगे, और उसमें कोई ना कोई लर्निंग ऑब्जेक्ट होगा आपके लिए, कोई ना कोई आपके पास थॉट प्रोसेस होगा ऐसा जो आपको उसमें मजीद इन्हांस करेगा। और नहीं भी कर रहा थोड़ी देर के लिए सपोज करें तो बैठ के पास तो करना है बहरहाल आपको ये। अगर ये रेगुलर कोर्स मतलब मैं फिजिकली क्लासेस ले रहा होता तो फिर अटेंडेंस भी मार्क होती, और फिर आपकी क्लास प्रेजेंस भी मार्क होती, और फिर एक आप नए डॉक्टर साकिब रहमान को देखते। यहाँ जो, हाँ, इस वक्त यहाँ बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, और इन लिमिटेशंस के साथ बहरहाल देखिए नॉन क्रेडिट आर्ट्स कोर्स है, यहाँ आके खड़ा हूँ, मजाक करूँ, लतीफ़े सुनाऊँ और चला जाऊँ, कोई मसला नहीं है। इवन क्रेडिट आवर्स कोर्स के अंदर भी बहुत से टीचर्स यही सब कुछ करते हैं, लेकिन आई एम नॉट हियर टू डिस्कस एनीथिंग आउटसाइड द ये जो आपके कंटेंट से बाहर की चीज़ है, उसके लिए हम यहाँ नहीं बैठे हुए। मैं तो आके क्लास में सिर्फ लेक्चर डिलीवर करता हूँ, और लेक्चर ही पे कंसंट्रेट करता हूँ। मेरा ख्याल है 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे मेजॉरिटी मेरे साथ, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, कॉलेज अलजेब्रा, वो सब मुझसे वाकिफ़ है इस हवाले से बहुत अच्छी तरह। तो काइंडली मेरी जो एडवाइसेस हैं या जो मेरी रिक्वेस्ट है उनको आप कंसीडर करें, और उसको ज़रा सीरियसली लें। आगे देखते हैं समराइजिंग ट्रांसलेशंस ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारी ये सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो रही हैं। हमारे पुरानी जो मैंने कुछ समर में जब ये कोर्स मैंने पढ़ाया था तो तकरीबन कुछ 23-24 लेक्चर्स थे जो मैंने अपलोड किए हैं, उसके भी लिंक्स आपके पास होंगे, उसको भी आप देख सकते हैं। जी हाँ, मेरा ख्याल है वही वही नकीबा वहीं पे अपलोड हुए हैं। मैं बता देता हूँ, आप हम मेरा यूट्यूब चैनल अगर आप खोलेंगे तो उसमें प्ले लिस्ट है, एडिशनल एडिशनल लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें कुछ 23-24 के अराउंड लेक्चर्स हैं, जिसमें ये जिसमें ये पूरा कॉलेज अलजेब्रा उन वीडियोस के ऊपर है। वो क्यों है? अभी तो हमने वी हैव नॉट फिनिश्ड द चैप्टर 11, कंप्लीट चैप्टर 11, लेकिन मैंने यही कोर्स समर में भी तो पढ़ाया था। तो समर में जब मैंने ये कोर्स पढ़ाया था तो उसकी रिकॉर्डिंग्स मैंने अपलोड कर दी है, मतलब एडवांस में सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड है, और अब जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो रही है। आप वहां से भी इन सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। आइए, है 6 पढ़ रहे हैं ना हम, 7, 8, 9, 11, 4 चैप्टर, 10 नहीं। नहीं, एप्लीकेशन ऑफ फर्दर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा जनाब, ट्रांसलेशन ऑफ द पेरेंट फंक्शन, इसकी ट्रांसलेशन क्या होती है? अरे ट्रांसलेशन तो आपको मालूम है ना, ग्राफ को हम हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करते हैं, वर्टिकली शिफ्ट करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में कई टाइप्स होती है, रिफ्लेक्शन भी होती है, शेयर भी होता है, हाँ सही है, इसी तरह से रिफ्लेक्शन है, ट्रांसलेशन है,
तो यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं तो वो स्ट्रेच एंड कंप्रेस अगर है तो इफ स्ट्रेच होगा अगर मॉडुलस ऑफ ए ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा 1 से ग्रेटर होगा, कंप्रेशन है इफ मॉडुलस ऑफ ए 0 to 1 के दरमियान। ये पॉइंट याद रखना, ये नहीं याद रखोगे सर आप ये स्ट्रेच एंड कंप्रेशन बता दीजिएगा प्लीज। क्या बता दूं? स्ट्रेच एंड कंप्रेस ग्राफ में किस तरह होता है ये पहले पढ़ा नहीं, ये बता दीजिएगा प्लीज। अच्छा, स्ट्रेच का मतलब है ग्राफ जो है ना नैरो होना की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ऐसा ग्राफ है, तो अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं यूं तो इसका मतलब ये स्ट्रेच हो रहा है ना। और अगर सॉरी ये उल्टा बता गया, स्ट्रेच ये कंप्रेशन की मिसाल है, ठीक है। और अगर स्ट्रेच की हम बात करेंगे तो स्ट्रेच का मतलब ये होगा कि ये ब्रॉड होता चला जाएगा, ठीक है। ये कब होगा? जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रो का जो ये ए फैक्टर है या डीके का ये जो ए फैक्टर है 0 to 1 के दरमियान होगा तो कंप्रेशन का केस होगा, और ग्रेटर देन 1 होगा तो स्ट्रेच का केस होगा। हमेशा इसी फॉर्म में होगी। एक तरह से देखा जाए तो ये भी तो वही फॉर्म है एक्सपोनेंशियल, सिर्फ क्या है इसके अंदर एक एडिशनल कांस्टेंट आ रहा है, उसकी वजह से जो है वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा या वर्टिकली शिफ्ट होगा, ऊपर नीचे या फिर राइट पर और लेफ्ट पर। जी बिल्कुल, ऊपर यानी ग्राफ देखो ना इस तरह से होगा ना, ये मिसाल के तौर पर ये है, ये एक्चुअल है, ठीक है। तो अब अगर वो कहता है प्लस डी ये चीज है तो ये ऊपर हो जाएगा यानी यहाँ चला जाएगा, ठीक। तो इसलिए सिर्फ इसको हम शिफ्टिंग कह रहे हैं। स्ट्रेच और कंप्रेस का भी मैं ग्राफ अपने बेटा ये हमारा ऑनलाइन एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, उसने क्वेश्चन किया सर स्ट्रेच और कंप्रेशन को एक्सप्लेन कर दें, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेच और कंप्रेशन के अभी जब मैं ग्राफ दिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम स्ट्रेच और कंप्रेस करते हैं। लेकिन आप इस पॉइंट को याद रखें, बस इस पॉइंट को और इस सर पॉइंट। जी बेटा। जो ये पहला वाला है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्ट वाला, जी वो जी, आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू ग्राफ? मैं इन दोनों की ग्राफ आप लोगों को दिखा देता हूँ तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। सिर्फ पॉइंट अपने जहन में रखें बस ये वाले, ठीक है। आपने पहले वाला का पूछा, मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, देखिए ये क्या कह रहा है, b टू द पावर x प्लस c, तो c यूनिट टू द लेफ्ट, c यूनिट टू द लेफ्ट। मिसाल के तौर पर x में भी तो ऐड कर रहे हो ना, x प्लस c कर रहे हो। नहीं ना, लेफ्ट में ही जाएगा c यूनिट। मैं जब इस पे ऐड करूंगा, फर्स्ट करो ग्राफ यू शुरू हो रहा था, तो अब वो c यूनिट लेफ्ट चला जाएगा यहाँ से, c यूनिट्स टू द राइट प्लस हो रहा है। हाँ तो इसको यहाँ शिफ्ट होना चाहिए आगे, और इतना ही ऊपर होना चाहिए अगर d ऐड किया उसको, अगर d ऐड किया है आपने, ठीक है। हाँ, इस इसीलिए मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल लेना चाह रहा था, ग्राफिकल, कि आप ग्राफ देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह, ये राइट पे होना चाहिए। लेकिन अभी इसको एक दफा और वेरीफाई करते हैं ग्राफ से। ए को चेंज नहीं करेंगे, ए की कोई वैल्यू होगी, 1 नहीं, 1 से छोटी होगी या 1 से बड़ी होगी, 1 नहीं हो सकती। 1 होगी तो बात खत्म हो जाएगी ना, फिर तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही नहीं रहना। अगर 1 लेता हूँ, हाँ ए की वैल्यू अगर 1 है, चेंज करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या है, b टू द पावर x है, माइनस कर दूं तो जो ग्राफ ऊपर जा रहा था वो ग्राफ अब बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। रिफ्लेक्शन तो यही होगी ना।
बेटा इन्होंने सवाल ये किया है कि हम रिफ्लेक्शन में कोऑर्डिनेट को चेंज कर देते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा ही होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा, इमेज का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो उससे क्या होगा कि रिफ्लेक्शन जब भी होगी वो या तो एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से होगी। लेट सपोज अगर ये ग्राफ है तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से रिफ्लेक्ट होगा तो ये आ जाएगा। अगर वो कहता है वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट से रिफ्लेक्ट करे तो इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स में चला जाएगा और वाई वही रहेगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिफ्लेक्ट हो रहा है तो एक्स वही रहेगा, वाई रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वाई और पॉजिटिव से वाई नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ होता था लेकिन अभी हम फिलहाल जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर जल्दी जल्दी फोकस करते हुए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए 10 टू द पावर x का ग्राफ है। तो इसको हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। a को आप देख लें, a क्या है, 10 है आपके पास, यानी a ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन है आपके पास। ठीक है, अच्छा तो y इज इक्वल टू 500, अगर यहाँ वैल्यू देखें तो ये 500 है। यहाँ से आगे ये फिर एक इनिशियली मतलब एक फाइनली इस पैटर्न पे आना शुरू हो गया जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहेगा करता रहेगा। हाँ लेकिन हमें तो इस वक्त इसी फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो हम तो अभी नहीं डिसाइड कर रहे कि वो 10 वन 10 है या 5 टू 10 है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं ये इसी तरह से converting the logarithmic form to exponential form, converting from logarithmic form to exponential form, log form से exponential form में convert करना है। log form क्या दी हुई है, log 6 of square root 6 is equal to 1/2। अब आपने ये कहा कि यार here b is equal to 6, y equals to 1/2 and x is equal to under root 6। ठीक है, ये log b to the power x ये चीज होती है ना हमारे पास, log b to the power x is equal to y, क्योंकि y क्या है, y बेसिकली फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो यहाँ ये कहते हैं ये फॉर्म समझ लें आपने। तो अब यहाँ जब ये बात बता दी इन्होंने तो वो कहते हैं देयरफॉर द इक्वेशन log 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इक्वल टू 1/2 इज इक्विवेलेंट टू, लिसन बेटा, y is equal to b to the power x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना जो इक्वल होता है, y is equal to b to the power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो अगर मैं log फंक्शन से कन्वर्ट करूं तो मैं इस तरह ले लूं, log y is equal to log b to the power x। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर सिंप्लीफाई करूं x log ऑफ b के बराबर नहीं हो जाएगा एक तरह से देखा जाए। तो हम कहते हैं कि हाँ, लॉग पावर फंक्शन बेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि y इज इक्वल टू बी टू द पावर x का मतलब ये सारी टर्म्स हमने एक्सप्लेन कर दी। तो इक्विवेलेंट टू 6 पावर 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर। तो ये आ तो गया। सर ये लोगैरिथम्स एक बार दोबारा बताइएगा प्लीज। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है गिवन, ये इक्विवेलेंट होती है इसके। ठीक है सर लॉग्स होते क्या है? लॉग फंक्शन है बेटा जो सिंप्लीफाई करता है लार्जेस्ट वैल्यू को स्मॉलेस्ट वैल्यू में। मिसाल के तौर पर एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 100 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3000 माइनस 30,000 माइनस 1/4 की पावर क्यूब लेट सपोज। तो अब ये फंक्शन एक मतलब एक आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड सिंप्लीफाइड वैल्यू कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है। इसको इफ वी वांट टू सिंप्लीफाई देन वी विल यूज द लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है,
और लॉग एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन होता है या रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। क्या? अरे यार ये वो वही वाली टर्म है ना, y इज इक्वल टू बी टू द पावर x वाली टर्म है ना। तो अब y इज इक्वल टू बी की पावर x में b 6 है तुम्हारे पास, दिया हुआ है ना। y इज इक्वल टू बी पावर 6 है हमारे पास, ठीक है। लॉग समझो ना, ये लॉग a b के बराबर है ना, ये लॉग a b के बराबर है ना, सॉरी लॉग b x के बराबर है ना, अभी तो बताया मैंने लॉग b x के बराबर है। तो b इज इक्वल टू 6 है तुम्हारे पास, y हाफ 1/2 के बराबर आ रहा है, और स्क्वायर रूट ऑफ x ये है हमारे पास। तो ये वैल्यूज हम प्लग कर देंगे तो ये दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 पावर स्क्वायर 9, ये दूसरे पार्ट का आंसर है, और पहले पार्ट का ये आंसर है 6 पावर 1/2। log 6 of square root x। ये हो ही नहीं सकता ना, दूसरी एग्जांपल देखो, दूसरी एग्जांपल में क्या। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर हमें ये तो समझ में आ गया है कि y इज इक्वल टू b पावर x को कैसे सॉल्व करते हैं कि दोनों साइड्स पे log लेके, जी लेकिन सर ऊपर हमारे पास जो टर्म था log b ऑफ x इज इक्वल टू y, उसके सॉल्यूशन के लिए हम ये वाला मेथड यूज किया है, वो समझ में नहीं आया सर कि देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, log 6 अंडर रूट 6, log 6 अंडर रूट 6 इज इक्वल टू 1/2, ये है। यहाँ मैं एक लॉ अप्लाई करता हूँ, चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है। तो अब वो चेंज ऑफ बेस लॉ होता है log अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय log 6, ठीक है। ये चेंज ऑफ बेस लॉ होता है, मैं फिर बता देता हूँ। log ए बी का मतलब होता है log b डिवाइडेड बाय log a, ठीक है, ये याद रखिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज द चेंज ऑफ बेस लॉ, इस लॉ को हम चेंज ऑफ बेस लॉ भी कहते हैं। अच्छा ये हो गया, इज इक्वल टू किसके बराबर है 1/2 के, ऐसा ही है। अच्छा अब ये जहाँ डिवाइड हो रहा है ना, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो log रूट, यहाँ लिख लेते हैं log रूट 6 इज इक्वल टू 1/2 log 6, ऐसा ही होगा। log ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये इसकी पावर में चला जाएगा, तो जब पावर में चला जाएगा तो हम कहेंगे log अंडर रूट 6 इज इक्वल टू log 6 पावर 1/2, ऐसा ही होगा। log फंक्शन से log फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचा स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 पावर 1/2। वेरीफाई हो गया? जी सर। अब क्लियर है? जी सर क्लियर है, थैंक यू सो मच। अच्छा एक और क्वेश्चन लेके बता दूं सर सर करा दे एक और। जी बेटा। अरमीन कोई क्वेश्चन पूछ रही हैं आप? सर आपने उसको 1/2 को उसकी पावर क्यों बनाया log 6 की? अगर ये लिखा है ना बेटा 3 log 5, तो ये एक्सपोनेंट लॉ होता है, दिस इज एक्सपोनेंट लॉ, कि ये जो 3 है ना, ये इसकी एक्सपोनेंट में चला जाएगा, ये बन जाएगा log 5 टू द पावर 3। इस लॉ को हम कहते हैं एक्सपोनेंट लॉ, इसलिए बनाया मैंने। आगे बस समझ।
जी सर ठीक है, थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, log 3 9 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो कहता है कि इसको कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में। तो मैं दूसरा क्वेश्चन, अभी तुमने भी बोला था ना मुझसे सर दोबारा करो, जहाँ मैं चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करता हूँ। तो चेंज ऑफ बेस लॉ क्या होगा, log 9 log 3 log of 3 इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। ये इम्प्लाई करेगा log 9 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log 3, ऐसा ही होगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2, तो एक्सपोनेंट लॉ क्या बताता है कि log 9 इज इक्वल टू log 3 की पावर 2, यही होगा। log और log कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 बराबर आ गया 3 के स्क्वायर, वेरीफाई तो हो रहा है ये चीज, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म बन तो गई तुम्हारे पास। जी बेटा अरमीन, समझ में आ गया ये? जी सर सर क्लियर हो गया। तुम्हारे नहीं समझ में आया? अच्छा, नहीं तुमने काफी एक स्ट्रेंज बिहेवियर दिया तो मैं डर गया, मैंने कहा शायद अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, सर अगर हमें फर्दर ये सोल्व करना हो तो हम इसमें अब दोनों साइड्स पे लॉग लगा के सोल्व करेंगे ना, लॉग लगा के भी जैसे हमने solve कर सकते हैं और जी जी। डायरेक्टली इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। अच्छा जनाब, अब 10 मिनट रह गए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। हालांकि मैं ये चाहता था, आई वांटेड टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तो बहुत कितने पेजेस हैं ये? सर जो ए वाला पार्ट है वो आप प्लीज फिर से समझा देंगे, जो ए क्वेश्चन हमने किया ए है। वाला पार्ट, ये वाला बेटा log 6 वाला। जी सर। अच्छा देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, खाली आप एक काम करें, ये चेंज ऑफ बेस लॉ जो मैंने बताया ना, ये वाला, ये जो चेंज ऑफ बेस लॉ, इसको आप अप्लाई करके लॉग को बोथ साइड मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग फंक्शन से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सपोनेंट लॉ वेरीफाई हो जाएगा। अगर ये फिर भी ना समझ में आए तो मुझे आप वॉइस नोट डाल दीजिएगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से करना है, क्योंकि मैंने अभी 2 दफा चेंज ऑफ बेस लॉ बताया है। ऊपर वाला क्वेश्चन ये था, चलिए मैं करा देता हूँ। log 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू वाई, मेरे ख्याल वाई था ना, 1/2, ठीक है बेटा। अब देखो, मैंने चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई किया, तो log ऑफ रूट 6 डिवाइडेड बाय log ऑफ 6 ये होगा। यहाँ तक बताओ, मुझे समझ में आ गया ये? यस सर। जी सर। आगे चलाएं इसको हम, log 6 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 log 6 मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तक आ गया समझ में? यस यस सर। अच्छा, अब log रूट 6 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, पावर बन जाएगा, पावर में चल जाएगा। पावर में जाएगा। एक्सपोनेंट लॉ, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉग log 6 की पावर 1/2 हो गया यहाँ तक। यस यस फिर सर। log और log कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, रूट 6 इज इक्वल टू 6 6 पावर 1। into तो क्या ये 1 बराबर नहीं है? बराबर है ना? तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया या नहीं हुआ? तो यही तो इसने कहा था कि यस सर। कन्वर्टिंग फ्रॉम logarithm फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल, कन्वर्टिंग फ्रॉम logarithm फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सर जी, जो आपने ऊपर लॉग की इक्वेशन लिखी है, log b इज इक्वल log b x इज इक्वल टू y, तो ये क्या चीज है? मतलब ये तो मैंने y इज इक्वल टू बी टू द पावर x पे log लेके दिखाया है नहीं यहाँ। सर, जो आपने ऊपर लिखी है, ऊपर ये ना, नहीं, जो ऊपर लिखी है आपने log b x इज इक्वल टू y, जहाँ y फंक्शन x का। इसको छोड़ दें आप, इसको मैं दूसरी तरह दूसरे एंगल से मैं करवा रहा था, लेकिन इसको छोड़ दें अब, आप सिर्फ चेंज ऑफ बेस लॉ पे फोकस करें, अच्छा सही। ठीक है? और कोई सवाल अगर हो तो? जी, अगर y b पावर x है तो log अगर मैंने लिया तो log y इज इक्वल टू log b पावर x होगा। फिर उसके बाद ये एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई हुआ है ना, x
लॉग के साथ मल्टीप्लाई होगी। मेरे बच्चे, मैं यही तो बता रहा हूँ, ये x यहाँ आ जाएगा तो ये x मल्टीप्लाई बाय लॉग बी होगा ना। और अगर तुम वापस लेके जाना चाहो तो एक्सपोनेंट लॉ तो यही तो बता रहा है कि दोनों इक्विवेलेंट है ना। अच्छा जनाब, तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 1। जो भी यहाँ बैठे हैं ऑनलाइन और फिजिकली प्रेजेंट है, नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाएंगे कि हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ताकि मैं दोबारा रिव्यू ना दूं उसका। और ओके सर। कोई सवाल हो बेटा तो पूछ लो। अब नेक्स्ट असाइनमेंट आने वाला है आपके पास इंशाल्लाह कल या परसों तक आ जाएगा। कहाँ से बहुत सारे असाइनमेंट चल रहे हैं। मैंने बाकियों की जिम्मेदारी थोड़ी ली है, मुझे अपनी जिम्मेदारी है। खुदा के सामने एक दिन जो जवाबदेह होना है वो अपने अमाल की बुनियाद पे होना है, और किसी और के अमाल से मुझे कुछ नहीं लेना देना। मंडे टू मंडे का टाइम दे देंगे, या संडे को अपलोड हुआ तो अगले संडे का टाइम। तुम्हारी क्या कोई मिले चल रही है जो तुम बोल रहे हो कि मैं संडे को वो होऊंगा। अबे भाई तुम तो काम ही, तुम्हारा स्टूडेंट हो, पढ़ना काम है। कपड़ों की चले जनाब, इजाजत है, अल्लाह हाफिज। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा।